बेरिंग के अंदर क्या होता है, इट्स थ्री डायमेंशनल एंगल, सॉरी थ्री डायमेंशनल कह रहा हूं, इट्स नॉट अ थ्री डायमेंशनल एंगल, इनफैक्ट ये एक स्पेशल एंगल है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इट इज रिटन इन 3 डिजिट्स, ठीक है। एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, इट इज एन एंगल measured from north in clockwise direction, ठीक है, and written in 3 digits, and written in 3 digits। नॉर्थ से मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, और लिखना कितने डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में है, ठीक है। कितने डिजिट्स में लिखना है, 3 डिजिट्स में लिखना है। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस इसके ऊपर अप्लाई होती हैं, पॉलीगॉन्स और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। अब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, these are two parallel lines, this line is known as transversal, this line is known as transversal। ये जो दो एंगल्स हैं ये वाले, ये इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, इनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। this angle and these two angles are supplementary, very good, इनका सम किसके बराबर होगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज के बराबर होता है। सिमिलरली ये दो जो रेड एंगल्स हैं इनका सम भी किसके बराबर होगा, इनका सम भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ये जो एंगल है ऊपर वाला और जो रेड वाला एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। द ग्रीन एंगल एंड द ब्लू एंगल, ये दोनों आपस में कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स की निशानी क्या होती है, वो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और फिर पैरेलल लाइन। तो ये जो दो एंगल्स बनते हैं जो जिगजैग बन रहे होते हैं, या तो ये वाला सिनेरियो या तो ये वाला सिनेरियो के पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और फिर से पैरेलल लाइन। ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में, और ये वाला एंगल, ये कैसे होते हैं जी, ये जिगजैग ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूं तो ये वो जिगजैग ऊपर वाली बात भी बन जाती है, ठीक है। इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज इनके ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने एंगल बेरिंग निकालनी है। नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ, एंड दिस वन इज साउथ, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां से ये सारे निकल रहे हैं, इसको ओरिजिन ओ का नाम दिया गया है। कहा गया है फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। हमने निकालना है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। इसका नाम बनाया आप लोगों ने, फाइंड किया है, ये फाइंड किया, ये इट वॉज योर होमवर्क, आपने किया हुआ ये, कोई बात नहीं। सवाल जो मैंने आपको दिए वो आपने किए हैं, किस किस ने नहीं किया, इट वॉज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, बाकियों ने किया है। बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ किस तरह से, फ्रॉम ओ, ओ से बेरिंग निकालनी किसकी, ए की, यानी यहां से इसकी बेरिंग निकालनी है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल बनेगा एन ओ ए। आफ्टर कीपिंग द नेम द मिडिल लेटर शुड ऑलवेज हैव नॉर्थ ऑन इट। आफ्टर मेकिंग द नेम द मिडिल लेटर शुड ऑलवेज हैव नॉर्थ ऑन इट। मिडिल लेटर कौन से वाला बनता है, ओ, ओ के ऊपर क्या बनेगा, ऑफ। दूसरे अंदाज में देखा जाए, फ्रॉम के बाद जो चीज आएगी हमेशा नॉर्थ इसके ऊपर बनेगा,
बेरिंग में फ्रॉम के बाद जो चीज आएगी हमेशा नॉर्थ उसके ऊपर बनेगा, ठीक है ये बात। तो NOA NOA क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इट बिकम्स कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये एंगल बन जाएगा टोटल जितने भी आपके पास ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ग्रिड है इसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री सारे परपेंडिकुलर होते हैं। इनके अगर एंगल्स की बात की जाए तो ये इसकी बेरिंग है नॉर्थ से 0 डिग्रीज की, इसकी बेरिंग है नॉर्थ से 090 यानी 90 डिग्रीज की। इसी तरह से इसकी बेरिंग है 180 डिग्रीज की और ये है 270 डिग्रीज की, और इसकी बेरिंग फिर कितनी बन जाती है आफ्टर रोटेशन, 360 डिग्रीज बन जाती है, ठीक है। कितनी बन जाती है, 360 डिग्रीज बन जाती है, ठीक है ये बात। फिर जब हम NOA निकालते हैं तो NOA के लिए असूल क्या लगेगा यहां पर, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 35 डिग्री। ये हमें ज्योमेट्री के असूल बताते हैं, बट जब बेरिंग लिखेंगे हम तो वो क्या बन जाएगा 0.35। इसी तरह से सेकेंडली जब आप निकालेंगे बेरिंग ऑफ B फ्रॉम O, बेरिंग ऑफ B फ्रॉम O तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फ्रॉम O से निकालनी है तो O के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा NOB। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, सबसे पहले आप ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल कितना बनेगा आपके पास 90 माइनस 62 डिग्रीज, ये बन जाएगा 28 डिग्रीज। अब टोटल ऊपर से लेके यहां तक 90 और 90 में प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये NOB इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन दिखाएं प्लीज, ये हो जाएगा 90 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 108 डिग्रीज, यस 118 सॉरी 118, यस। और अदरवाइज सेकेंड सोल्यूशन इज 180, ये पूरा था ना 180, यहां से लेकर लुक एट द व्हाइट बोर्ड यहां तक था, इसमें से 62 जब आप निकालेंगे तो पीछे वाला रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा NOB तक, तो 180 माइनस 62 करें स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। आपके पास फिर से क्या रह जाएगा, सेम आंसर है। देखें ज्योमेट्री के असूल कितनी भी तरीकों से आप सॉल्व करें आपके आंसर्स हमेशा सेम ही आ रहे होते हैं। तो आप जरा आपके पास कुछ सजेशन हो तो डू लेट मी नो, मैं उस हिसाब से करके एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ या ना, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रही है मेरी बात, तवज्जो रखें प्लीज। अब इसके बाद अगला था आपके पास बेरिंग ऑफ C फ्रॉम O, बेरिंग ऑफ ये क्या बन गया था NOC। अब NOC कितना है, यहां तक 180 है, अब 180 के अंदर मजीद क्या कर लो आप 48 प्लस कर लो, माइनस नहीं करना प्लस करना, क्योंकि देखे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये क्या बन जाएगा फिर 180 डिग्रीज प्लस 48 डिग्रीज, कितना बनेगा ये 228 डिग्रीज। इसी तरह से बेरिंग ऑफ D फ्रॉम O क्या बन जाएगी फिर NOD। NOD कैसे निकालेंगे, वो भी बड़ी सिंपल सी है। अब NOD निकालने का तरीका यह है कि यहां से आप किधर तक चले जाएं, यहां तक जाएं, तो यहां तक पूरा एंगल निकालने से बेहतर है शॉर्टकट क्या होगा आपका अलिशबा, शॉर्टकट क्या होगा, ऊंचा बोले अलिशबा रजा, 360 डिग्रीज माइनस 39 डिग्रीज, ठीक है। अलिशबा कल तक जवाब नहीं देना, जब सवाल पूछूंगा एग्जैक्टली उसी लम्हे आपने एकदम से बोलना है। तो कितना बनेगा ये 321 डिग्री, ठीक हो गया, सबको समझ आई। बेरिंग किसको समझ नहीं आई अभी तक, ज़ाहरा आपको नहीं आई समझ, आ गई है, अलिशबा आपको नहीं आई, कुछ और पार्ट भी थे यहां पे, कहानी खत्म हो गई थी और भी थे, क्या था जी, बेरिंग ऑफ
बेरिंग ऑफ ओ निकालनी है अभी वापस फ्रॉम ए, लाइकवाइज यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम बी भी निकालनी है, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी भी निकालनी है, ओ फ्रॉम डी भी निकालनी है। ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ से मेजर करना है। अब नोट करें हर दफा डायरेक्शन कौन सी जा रही है, क्लॉकवाइज है, इसलिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। तो हमने क्या निकाला, 360 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल मेरे पास आ जाएगा। डायरेक्शन मैटर करती है बेरिंग के अंदर। ठीक है, अब नोट करें हर एंगल की डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, हर एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है जो मैटर करती है। क्या ख्याल है, समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो एन ओ, अच्छा सॉरी, ये क्या बन जाएगा आपका नाम, फ्रॉम ए है ना, ए पर क्या बनना चाहिए आपका बैशान, क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इट विल बी रिटन एज एन ए ओ, यानी नॉर्थ किस पर बनाएंगे, ए पे ऑलरेडी तो नॉर्थ नहीं है ना गिवन, राफे कमाल नहीं है ना, तो ए के ऊपर आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी का एक नॉर्थ बनाएंगे। अब ये वाला जो न्यू नॉर्थ है, इस नॉर्थ की बात देखें जरा, ये न्यू नॉर्थ है ना गर्ल्स एंड बॉयज, जो कि किस पर बना है, ए पर, जो कि किस पर बना है, ए पर। ये जो न्यू नॉर्थ है इट विल बी पैरेलल, चूंकि एक डायग्राम के ऊपर जितने भी नॉर्थ होंगे वो सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आहद शेख बैठा हुआ है, क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इनके ऊपर प्रॉपर्टीज भी डेफिनेटली कौन सी वाली अप्लाई होंगी, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तवज्जो रखें प्लीज। आपने निकालना है एंगल कौन सा वाला, एंगल कौन सा वाला निकालना है, एन ए ओ। ये काम करें, आप कोई और काम कर रहे हैं है ना, इधर ध्यान रखो यार, चोर आदमी चोरी कर रहे हो है, इधर ध्यान रखो, देखो ना मेरी प्रोजेक्टाइल आंखें हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एन ए ओ। तवज्जो प्लीज इधर रखें। तो ये नॉर्थ से स्टार्ट करें, ए पर आए और फिर ओ पे जाएं। तो लुक एट द डायरेक्शन, ये कैसी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। ऐसा ही है कि नहीं, सबको समझ आ रही है? अब ये एंगल निकालने के लिए दो आसान असूल हैं, दो आसान असूल हैं। अब दोनों असूल जरा अपने दिमाग में रखिए कि सर कौन से दो असूलों के बारे में बात करें। हाउ, व्हाट आर द टू मेथड्स दैट वी कैन फाइंड दिस एंगल। वन इज द 360 वाली बात। अब 360 के लिए यू नीड व्हाट, विच एंगल, यस और नो, यू नीड दिस इंटीरियर एंगल। बच्चों को नजर आ रहा है कि नहीं? If you find this interior angle, hence you will minus this angle from 360 degrees and you will find this black one, right? क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? So चले पहले ये काम कर लेते हैं and then otherwise हम कर लेंगे। रेड वाला जो एंगल है, it is NAO, not the clockwise but the anti-clockwise वाला। ये वाला एंगल आपके पास पहले से आ गया था 35। नेचुरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, 180 डिग्री माइनस 35। नजर आ रहा है कि नहीं, 180 डिग्री माइनस 35, ये कितना हो जाएगा, 145। तो इस एंगल को जब आप फाइंड करेंगे तो ये होगा, सबसे पहले 360 डिग्रीज में से माइनस करेंगे किसको, 145 को। बच्चों को समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? 180 डिग्रीज माइनस 145 डिग्रीज, और ये जो 145 है ये कहां से आया, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। किस तरह, किस प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल्स आर, बच्चों इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री से। ठीक है जी, सेकंड मेथड है इसका। तो ये आंसर कितना बन जाता है इसका, कितना, 200, 200 एंड, तो बेरिंग इज 215। 180 हमने, 145 हमने इस तरह से निकाला। ये मैंने साइड पे उसकी रीजन लिख दी है। क्लियर हो गया? अब एक और मेथड भी है इसका। यस अली आसिफ, क्या बताया आपने? इस पैरेलल लाइन को
इस नॉर्थ वाली लाइन को मैं यहां पे थोड़ा सा क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं नीचे, ऐसा ही है कि नहीं? तो ये जो एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? इस ग्रीन वाले के साथ दो ग्रीन एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हादी रऊफ तवज्जो रखें, कितने बन रहे हैं? जी वाली प्रॉपर्टी, यस। ये भी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और ये वाली क्या हो गई? पैरेलल लाइन। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि ये भी कितना है? 35 डिग्री है। अब ये तो पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये तो ऑटोमेटिकली कितना होगा? तो आप इसको अदर वे राउंड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप दोनों सॉल्यूशंस लिखें, और 180 प्लस 35, 180 प्लस 35। बच्चे प्लीज, आप जिसके साथ बैठते हो बातें करते हो, अदरवाइज आप मैं क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा, आपको क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा। ये कितना बन जाएगा आपके पास? 215। सवाल है मुझसे पूछें। अगर नहीं समझ आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक सब कुछ समझ आ गई? दोनों में से जो तरीका भी अडॉप्ट करेंगे आपका आंसर ठीक होगा। नाउ बेयरिंग ऑफ O फ्रॉम B विल बिकम NBO। इसका मतलब है नॉर्थ अब किस पर बनना चाहिए? B पर बनना चाहिए। B पर हमने नॉर्थ बना लिया, B पर हमने नॉर्थ बना लिया। अब NBO कौन सा वाला एंगल होगा? यहां से ये पूरा जो एंगल आप निकालेंगे। अब ये एंगल निकालने के लिए फिर आपको किस चीज की जरूरत है? इस एंगल की जरूरत है। ये किसके साथ ऑल्टरनेट बन रहा है? 62 के साथ जिगजैग वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड देन पैरेलल लाइन। ये कितना बन जाएगा आपका? 62 बन जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, इसको ये बन जाएगा 360 माइनस 62 डिग्रीज। तो आंसर क्या बनेगा इसका? 298 डिग्रीज। 298 डिग्रीज। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? अब तीसरा एंगल ये आ जाएगा NCO। अब C के ऊपर क्या बनेगा? C के ऊपर फिर से आप NCO निकालने के लिए क्या बना लेंगे? एक नॉर्थ बना लेंगे। अब ये एंगल कौन सा होगा? ये वो छोटा सा एंगल, कौन सा वाला? दिस स्मॉलर एंगल। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये स्मॉल एंगल बनेगा यहां पर, ये स्मॉल एंगल बनेगा यहां पर। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्यों? क्योंकि यहां पर ऑल्टरनेट इसका कितना है? 48 डिग्री। यस और नो बताएं मुझे। तो ये बन जाएगा आपके पास। अगर वो रीजन पूछे तो क्या बताएंगे? ओ सॉरी, वेरी गुड अली आसिफ 048। तो रीजन क्या देंगे इसका? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब इसका क्या बनेगा? NDO, D के ऊपर नॉर्थ बनेगा हमारा, D के ऊपर नॉर्थ बनेगा हमारा। अब NDO कौन सा वाला एंगल होगा? ये वाला एंगल। अब ऑब्वियसली 39 NDO के साथ क्या है? NDO के साथ इंटीरियर है, ऑल्टरनेट है? इंटीरियर है। अगर ये इंटीरियर है तो ये वाला जो सा एंगल है जिसको मैं ब्लैक शेड कर रहा हूं, ये निकलेगा किस तरह से? 180 माइनस 39 डिग्रीज करके। तो ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्रीज माइनस 39 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 141 डिग्रीज। ये आंसर्स आ जाएंगे हमारे। कोई एंगल ऐसा तो नहीं जिसको 2 डिजिट्स में लिख दिया और गलती से 3 डिजिट्स में लिखना है सारों को। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? फिर इसके अलावा एक और एंगल भी मैंने जानबूझ के बताया था, वो क्या था? बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A। तो इसका एंगल बनेगा NAB बन जाएगा। अब A के ऊपर क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। A के ऊपर क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। जरा देखिएगा प्लीज, यहां से एक लाइन लगनी चाहिए किस तरफ?
बी की तरफ, एक लाइन लगनी चाहिए किसकी तरफ, ए के ऊपर नॉर्थ है। अब किस तरह से, इस एंगल को किसी तरह से आपने क्या करना है, फाइंड करना है, इस एंगल को किसी तरह से फाइंड करना है। ये वो नॉर्थ वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये वाला एंगल और जो ये छोटा सा एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दिस ब्लैक एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। वो थोड़ा सा डायग्राम इसकी यूं बनी हुई है, दिस वन, ये लाइन भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें कम गिवन है, ये मैंने रैंडमली वैसे ही बोला था कि अगर निकालना हो तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। समटाइम्स बेरिंग निकालते हुए, समटाइम्स बेरिंग के एंगल निकालते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री के असूल भी अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे इस वक्त आपके पास कौन कौन से वाले एंगल्स गिवन है। एक तो आपके पास ये रेड वाला एंगल 145 गिवन है, ये ग्रीन वाला एंगल 35 गिवन है। किसी तरह से ये वाली चीज पता चल जाए, अगर हमें किसी तरह से ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम वो वाली बेरिंग भी निकाल लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एंगल एंड दिस ग्रीन एंगल फ्रॉम 360। हेंस वी विल फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। सो समटाइम्स क्या किया होता है, उसने कुछ लेंथ गिवन होती है, यहाँ पे इस लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, समटाइम इस लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, समटाइम इस लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, और हेंस वी विल बी अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, कोसाइन रूल या साइन रूल लगा के हम मजीद एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें बेरिंग निकालते हुए क्या मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। क्लियर हुई मेरी बात। सो इट वाज ऑल बेरिंग का कॉन्सेप्ट। सो यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम इन बेरिंग का कॉन्सेप्ट, कोई मसला है इसके अंदर? विल डू सम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, थोड़े मजीद सवाल भी कर लेंगे, बट लेट्स कम टुवर्ड्स 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है, ये बात क्या नहीं, ज्योमेट्री में आता है ये 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम दी हुई होती है, उसमें आपने साइड्स और एंगल्स निकालने होते हैं, साइड्स और एंगल्स निकालने, कोई भी अननोन साइड एंड एंगल्स आपको निकालने होते हैं। अ 3 डायमेंशनल फिगर विल बी गिवन, लिख लें अपने पास, अ 3 डायमेंशनल फिगर विल बी गिवन and you will be asked, a 3-dimensional figure will be given and you will be asked to find out any unknown sides or angles and you will be asked to find out any unknown sides or angles and you will be asked to find out any unknown side or angles। अब 3 डायमेंशनल चीजों को किस तरह से देखा जाता है, all these dimensions are 90 डिग्रीज। ये है उसकी बेस, ए बी सी डी है उसकी बेस, बेस का एंगल ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ, ऑल द वे इस पूरी बेस का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है। अब मिसाल के तौर पे द पॉइंट फ्रॉम ए से एफ तक की जो सी लाइन है वो अगर ड्रॉ की जाए, तो मैं रेड मार्कर से करता हूं, क्यूब बना के, आप भी थोड़ा इस लाइन को इसके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे, इस लाइन को जब कनेक्ट करेंगे तो इवन यहां पर जो ये एंगल बन रहा है पॉइंट सी का, ए सी का और एफ सी का, वो एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा, 90 बनेगा। ड्राइंग में मुख्तलिफ तरीके से दिखाया जाएगा ये। अब यहां पर ये एंगल कैसे दिखाया जा रहा है, कुछ इस किस्म का दिखाया जा रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एक ऐसा एंगल है जो जमीन से, जैसे मैंने यहाँ पे बैठा होता हूँ, यहाँ पे इस कोने में हूँ, ये इस कमरे को अगर हम एक क्यूब तस्वर कर लें, ठीक है, बात क्या नहीं, और मैं डायगोनल में ऊपर की तरफ देखने लग जाऊं, तो ये जो जमीन से लेकर उस कोने तक का जो सा बेस के साथ मेरी टांगे 90 डिग्री बना रही हैं, बेस के साथ मेरी टांगे 90 डिग्री बना रही है। लाइकवाइज कोई भी वर्टिकल चीज
लेवल ग्राउंड के ऊपर होगी, जैसे कोई पोल हो गया, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, जैसे कोई दरख्त हो गया, उसका एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर एक दरख्त है, जैसे ये लाइट है, जैसे ये लाइट है, इस लाइट की तरफ जब आप देखते हैं तो हर एक बच्चे का एंगल इसकी लाइट की टॉप पर देखने का मुख्तलिफ है। जो करीब बैठा हुआ है उसको अपना सर सबसे ज्यादा एलिवेट करना पड़ता है, और जो सबसे आखिर में बैठा हुआ है उसको अपना सर थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से एक पॉइंट यहां पर एक शख्स खड़ा हुआ है ए पर, वो एफ को देखता है, एच को नहीं देखता। एच को देखने के लिए तो उसको अपना सर मुकम्मल क्या करना पड़ेगा? फुल ऊपर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब वो एफ को देख रहा है, तो अगर उस एफ की तरफ देखेगा तो इट विल मेक एन एंगल थीटा। अब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में सबसे इजीएस्ट रूल जो मैंने निकाला है वो ये है, सबसे इजीएस्ट, आप जिस ट्रायंगल को आप स्टडी कर रहे होंगे ना उस लम्हे पर, उसको बीच में से अलग कर लेना है। जिस ट्रायंगल को आप स्टडी करेंगे, मेक अ 2D डायग्राम आउट ऑफ दिस 3 डायमेंशनल शेप। इसमें से आप 2D डायग्राम इवैल्यूएट कर लें, यानी कि आप इसको जब बाहर की तरफ बनाएंगे, यानी कि किसको भला? ट्रायंगल का नाम है AACF। आप इसको बनाएंगे, मेक इट लाइक दिस, मेक इट लाइक दिस, दिस विल बिकम A, दिस विल बिकम C, दिस विल बिकम F। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। और थीटा किस किस के बीच में है? AC और AF के बीच में है। तो ये वाला एंगल कितना आया है आपके पास? थीटा डिग्रीज। तो सबसे जो आसान तरीका मैंने इवैल्यूएट किया, दुनिया का किसी भी किस्म का 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हो, जो सिनेरियो गिवन है उसमें से आप 2 डायमेंशनल ट्रायंगल क्या कर लें? एक्सट्रैक्ट कर लें। तो आपको 2 डायमेंशनल ट्रायंगल के ऊपर आपको मालूम है कि आप तमाम असूल अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफा राइट एंगल बने। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रायंगल्स मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर राइट एंगल है तो रेशियोज अप्लाई होंगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके ऊपर साइन रूल अप्लाई होगा, कोसाइन रूल अप्लाई होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बीच में से। मतलब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम में बहुत सारी ट्रायंगल्स सवाल में दिख रही होंगी, जो हमारे काम की है, जो हमारे नीड की है, उसको बीच में से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? याद रखें, कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड है ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड है, अगर मैं यहां पर एक फ्लैग पोल बना देता हूं, फुटबॉल फील्ड में फ्लैग पोल इसी तरह से कुछ निशान सा होता है, ऐसी कोई झंडा होता है, ऐसे ही झंडा होता है ना। इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अच्छा, एक और बात, दिखने में इट लुक्स लाइक व्हाट? इट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम, बट सिंस इट्स अ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, अगर ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम हुई तो तस्वीर पर दिखाया रेक्टेंगल को इसी तरह से जाएगा, और वो बोलेगा भी कि ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? वो मुझसे बोल देगा कि इट इज रेक्टेंगुलर फील्ड। क्योंकि देखें ना, 3 अब ये क्या चीज नजर आ रही है? पूरी क्यूब है ना, क्यूब है ना। अब क्यूब रियलिस्टिकली डिफरेंट होता है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे ऐसे बनाया जाता है उसको। क्या ख्याल है? जो 2 डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर जो ड्राइंग्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके से बन रही होती हैं। इसी तरह से जो रेक्टेंगुलर फील्ड होगी लेवल ग्राउंड के ऊपर, वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं दिखेगी आपको, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो ये एंगल्स कितने हैं इसके? ये 90-90 है। दिखने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन वी नो दैट इट्स अ लेवल ग्राउंड। समझ आ रही है बात की नहीं? और अगर पॉइंट ए के ऊपर एक वर्टिकल पोल आपने खड़ा हुआ, तो एक इमेजिन करें सिनेरियो कैसा होगा। ये फुटबॉल ग्राउंड की मिसाल आ रही है। ये किसकी मिसाल आ रही है? फुटबॉल ग्राउंड की मिसाल आ रही है कि जिसमें वो जो कॉर्नर जहां से मारते होते हैं, पेनल्टी कॉर्नर बोलते हैं ना उसको, कॉर्नर बोलते हैं ना, कॉर्नर के ऊपर जो पोल खड़ा होता है उसका एंगल बाकी सबके साथ क्या है? पूरी जमीन के साथ जिस तरफ भी जाएगा एंगल कितना कितना बनाएगा वो? 90। इवन यहां पर अगर कोई लाइन जा रही है, इसके साथ भी एंगल कितना बनाएगा वो? क्योंकि कॉन्सेप्ट यह है कि वर्टिकल कोई भी पोल होगा वो लेवल ग्राउंड के साथ हमेशा एंगल 90 परपेंडिकुलर बनाएगा। कितना बनाएगा? बच्चों समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? कितना बनाएगा? परपेंडिकुलर बनाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? और हर पॉइंट, एवरी पॉइंट, अगर मैं इसकी तरफ देखता हूं, इस पोल की तरफ, पोल का जो सा झंडा है मैं दूसरी तरफ कर लेता हूं, अगर एक शख्स है जो यहां से इसके टॉप की तरफ देखता है,
ये क्या है, टॉप पॉइंट है, और ये क्या है, उसका बॉटम पॉइंट है। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? अब इसकी तरफ एक शख्स देखता है, उसने अपने सर को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, यस और नो? टॉप पे देख रहे हैं ना? कब एक शख्स को अपना सर लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा? कब? जब वो देखें आपका जो नॉर्मल पॉइंट है, आपको अपना सर कब लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा? जब आप कैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपने कोई चीज नीचे देखनी है तो अपने सर को एलिवेट करेंगे, डिप्रेस करेंगे? डिप्रेस करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? और किसी चीज को आपने अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर देखना है तो सर को नेचुरली एलिवेट करेंगे। जो चीज जितना करीब होगी उसको उसकी टॉप पर देखने के लिए सर को उतना ही क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा। ऐसे ही है कि नहीं? जैसे सुने, आप इस पॉइंट को देखें, इस बच्चे का सर बहुत ज्यादा एलिवेट हो रहा है। अगर वो वाला पीछे वाला बच्चा इस पॉइंट को देखता है तो वो अपने सर को बहुत कम एलिवेट करेगा। तो जितना फासला दूर होता जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम होता जाता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्टेंस विद द बेस ऑफ दैट थिंग इज वेरी क्लोज या वेरी लेस। बेस को हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है उसका। हम जितना बेस के करीब चले जाएंगे, ठीक है, उसके टॉप पर, उसी चीज की टॉप पर देखने के लिए हमें अपना सर उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे इधर देखना ना, मुझे सर को क्या करना है, ज्यादा एलिवेट करना है। तो फासला किससे मेंशन किया जाएगा? बेस से। इसकी बेस से मेरा फासला, मेरी टांगों का फासला इसकी बेस से। समझ आ रही है कि नहीं? तो यहां पर भी ऐसा होगा, एक एंगल आपका ये वाला है, जैसे थीटा डिग्रीज लिखते जाए साथ साथ। अगर कोई पॉइंट इस तरह का कि बी पर नहीं है, वो यहां पर है, द पॉइंट इज नाउ, द पर्सन इज नाउ कमिंग क्लोज टू दिस पॉइंट। इनिशियली द पर्सन वाज हियर, नाउ द पर्सन इज यहां पे। अगर वो बंदा यहां पर है तो अब ये अपने सर को, मिसाल के तौर पे इसका नाम मैं रख लेता हूं थीटा वन। इसका नाम क्या रख लेते हैं बच्चों? लेट्स कीप इट्स नेम एज थीटा 2। इसका नाम रख लेते हैं थीटा 2। मुझे बताएं, थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा? क्या, कौन सा बड़ा होगा? थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1 because theta 2 is closer to, because theta 2 is closer to the bottom of that vertical pole, because theta 2 is closer to the bottom of vertical pole. That person is closer to the bottom of that vertical pole. Initially that person was a little further, वो फार था, इसलिए उसको अपना सर थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ा, but now it has come very close to the bottom of the pole. अब वो बॉटम के करीब आ चुका है तो अब उसको अपने सर को थोड़ा सा ज्यादा लिफ्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से लिख लें अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मैक्सिमम, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मैक्सिमम। एक पॉइंट लिख लें, एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मैक्सिमम। नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। अक्सर औकात क्वेश्चन में पूछता है जी फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इट इज ऑलवेज, इट्स अ कॉमन वाला कॉन्सेप्ट है ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज मैक्सिमम angle of elevation is maximum when measured from the closest point when measured from the closest point, measured from the closest point from the base of the vertical pole, from the base या foot of the vertical post. क्लियर होगी मेरी बात? नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इस मिसाल को यूं समझा जा सकता है, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बिल्डिंग। ये क्या है जी आपके पास, यह है आपके पास लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड है, और यह है आपके पास एक अदद बिल्डिंग। बिल्डिंग का लेवल ग्राउंड के साथ एंगल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा क्या एंगल होगा उसका, परपेंडिकुलर होगा। सबको समझ आ रही है कि नहीं? एक शख्स खड़ा हुआ है यहां पर, और एक शख्स खड़ा हुआ है यहां पर। समझ रहे मेरी बात के नहीं? अच्छा, दो लोग हैं, एक है पॉइंट यहां पे खड़ा है और एक बंदा खड़ा है यहां के ऊपर। अब इस शख्स का अपना जो लाइन ऑफ साइट है वो किधर है? बिल्कुल यहां पर। ये क्या है इसका अपना लाइन ऑफ साइट। दूसरे का लाइन ऑफ साइट ऑब्वियसली किधर होगा, ये नीचे की तरफ होगा या अपना लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं? इट्स द यूनिफॉर्म आई कांटेक्ट विदाउट डिप्रेसिंग और एलिवेटिंग योर हेड। ठीक है? तो यहां से इसका लाइन ऑफ साइट किधर है? यहां पे बन रहा है। लाइन ऑफ साइट ए और बी, इन दोनों के क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। हम सारों के लाइन ऑफ साइट क्या हैं? अगर हम अपने सर को एक स्टेशनरी पॉइंट पर रखें, ना डिप्रेस करें ना एलिवेट करें, तो हम सारों के लाइन ऑफ साइट क्या हैं? एक दूसरे के साथ पैरेलल। हर बच्चे ने एक मुख्तलिफ अंदाज में, कोई मेरी तरफ यूं टेढ़ा होकर ऊपर करके देख रहा है, समझ आ रही कि नहीं? कोई दूसरे एंगल में आकर ऊपर देख रहा है, कोई थोड़ा सा नीचे अपने सर को एलिवेट किया हुआ है। एलिवेट सारों ने किया हुआ, बिकॉज मैं खुद एक एलिवेटेड पॉइंट पर खड़ा हूं। ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पे जो ए वाला बंदा है, अगर इसने बिल्डिंग के टॉप पे बी वाले के साथ कम्युनिकेट करना है या इसने कुछ भी उसके साथ करना है, तो इसको कोई पैगाम भेजने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सर को अपने सर को ए को क्या करना पड़ेगा? एलिवेट करना पड़ेगा। ये अपने सर को क्या करेगा बच्चों? एलिवेट करेगा। कितना एलिवेट करेगा? अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर, अपनी लाइन ऑफ साइट से ऊपर। तो अपनी लाइन, अच्छा एक और बात, लाइन ऑफ साइट और लेवल ग्राउंड भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल, क्योंकि वो दोनों हॉरिजॉन्टल ही हैं। दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल है। जितना सर को लिफ्ट किया गया वो एंगल कहलाता है थीटा एलिवेशन। क्या कहलाता है? थीटा एलिवेशन। जितना ए वाला बंदा अपने सर को लिफ्ट करेगा बी वाले को देखने के लिए, उतना ही एंगल बी वाला भी अपना सर नीचे करेगा। किसको देखने के लिए? ए को देखने के लिए। लेकिन बी वाले के लिए बोलेंगे लफ्ज डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ए वाले से जो एंगल निकलेगा इसको एलिवेशन बोलेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? एलिवेशन इज ऑलवेज द एंगल जिसमें सर को क्या किया जाएगा? ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। डिप्रेशन हमेशा उस एंगल को बोलेंगे जिसमें सर को क्या किया जाएगा? नीचे। तो डिप्रेशन का लफ्ज कभी भी लेवल ग्राउंड वाले बंदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। एलिवेशन वाला लफ्ज कभी टॉप पे बैठे हुए बंदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है? कभी भी नहीं। वो सिर्फ तब इस्तेमाल होगा अगर ये बंदा अपने से ऊपर किसी चीज को देखेगा। अब इससे ऊपर क्या हो सकता है? या कोई दूसरा जहाज या कोई इससे बड़ी बिल्डिंग या कोई और परिंदा। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इससे जो ऊपर होगा बी सिर्फ तब अपने आप को, अपने सर को एलिवेट करेगा अगर वो बिल्डिंग की टॉप पर है, अपने से भी ऊंची बिल्डिंग की तरफ अगर देखे, अपने से ऊपर किसी परिंदे को उड़ते हुए देखे, अपने से ऊपर किसी जहाज को उड़ते हुए देखे, तो तब अपने सर को एलिवेट करेगा। अदरवाइज उसने सारी जिंदगी नीचे देखने के लिए डिप्रेस ही करना है अपने सर को।
लेकिन एक कॉन्सेप्ट यह है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दो पॉइंट्स के ऊपर और नीचे वाले रिस्पेक्टिवली दोनों पॉइंट्स के क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस बच्चे, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से मैं लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ये रीजन आप लिख लें साथ इसके। समझ आ रही है बात ये नहीं? सो इसको बोला जाएगा, दिस इज द एंगल ऑफ बच्चों डिप्रेशन, और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, the diagram shows ABCD of a rectangular field. The diagram ABCD of a rectangular field AC of a rectangular field. AC is 110 meters. Angle OCA DCA is 43. DCA is 43 degrees. There is a vertical tree. There is a vertical tree at point C. At point C, the angle of elevation of T from A is the angle of elevation of T from A is 17 degrees. The diagram is A, B, C, D. The diagram shows ABCD of a rectangular field. Now this is what? It's a rectangular field. C के ऊपर क्या दिया हुआ है? एक दरख्त दिया हुआ है, टॉप पॉइंट उसका नाम दे दिया T। ठीक है जी। अच्छा, there is a vertical tree at the point C. The angle of elevation of T from A is 17. अब A से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? अब इसको बनाया कैसे जाएगा? देखें, ये जो डॉटेड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेवल ग्राउंड को। किसको? लेवल ग्राउंड को। ठीक है, यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है आपके पास? थीटा ई होगा। कितना होगा? थीटा ई। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक लेवल हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फील्ड है और किसी एक कोने में दरख्त उगा हुआ है। कोने में क्या है? दरख्त है। ऑपोजिट कोने से जब आप देखेंगे अपने सर को क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे ना। तो एलिवेट करना कितना है जी उसका? 17 डिग्री। मुझे बताओ, इस ट्री की बेस के साथ इसका AC का एंगल कितना बनेगा? 90। ट्री की बेस के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। बच्चों समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द लेंथ DC। जो जो डायमेंशंस गिवन है लिखते जाते हैं। AC is 110 meters, DCA is 43, DCA कौन सा वाला एंगल बनता है बच्चों?
दिस एंगल, ये एंगल कितना गिवन है? 40, बोलो जल्दी से, 43। कहता है फाइंड आउट करें क्या चीज भला? पार्ट ए इज कैलकुलेट DC, the length of DC. Calculate the length of DC. Calculate the length of DC निकालनी है। DC की लेंथ निकालने के लिए कौन सी ट्राइंगल? अच्छा एक और बात, ये वाला एंगल कितना है गर्ल्स एंड बॉयज? 90। ये वाला एंगल कितना है गर्ल्स एंड बॉयज? ये वाला एंगल कितना है गर्ल्स एंड बॉयज? ये बेस के जितने भी एंगल्स है क्यों 90 है? क्यों 90 है? इस जुमले की वजह से, दे ना दे हमें पता है कि 90 बनेंगे। सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं? गिवन, नॉट गिवन, रेक्टेंगल, यस इट इज गिवन, नाम रेक्टेंगल गिवन है, सही है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को। अब इसमें से ट्राइंगल एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाम ट्राइंगल का बताओगे बच्चों मुझे? ए, डी और सी। गिवन क्या है? दिस एंगल इज, दिस लेंथ इज, दिस डायमेंशन इज 9, दिस एंगल इज 90। यू नीड टू फाइंड डीसी। ये कौन सी साइड बनती है? बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बनती है? हाइपोटेन्यूज। कौन सी ऐसी रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आती है? कोसाइन ऑफ 43 डिग्री कर्ली ब्राउन हेयर, डीसी ओवर 110। तो डीसी यहां से निकलेगा आपका 110 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ 43। जल्दी से बताइए, डीसी इज इक्वल्स टू 80.4। डीसी निकल आया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री। अब सुने जरा मेरी बात सुने, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। कौन सी ट्राइंगल का सहारा लेंगे? नाम बताओ जल्दी से। टी सी ए, यस और नो? टी सी ए ट्राइंगल। ए सी की लेंथ कितनी है? 110। बताए ना बच्चों, ए सी कितनी है देखे ना। Look at this triangle. ये हो गई, ये हो गई। ट्राइंगल एटीसी नहीं है ये वाली, जिसमें आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया हुआ है 17 डिग्री। एसी की लेंथ है 110, आपने टीसी निकालनी है। ये वाला एंगल आपके पास 90 है और ये वाला एंगल आपके पास वो जो 17 डिग्री था। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें से हमेशा किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? 2D ट्राइंगल्स को। क्या ख्याल है? मतलब देखिए ना, 3D में शायद आपको ना लग रहा हो कि राइट एंगल है, बट एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दरख्त हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। सो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको ये परपेंडिकुलर निकलवा के देती है? जब आपके पास बेस गिवन हो tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ब्रशिंग कितना है? 110। तो वहां जाके 110 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 17 डिग्री इज इक्वल टू टीसी, और ये टीसी इज द हाइट ऑफ द ट्री। कितना आता है ये? 33.63 मीटर्स आना चाहिए। इट इज 33 सबका इतना ही आ रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी फ्रॉम टी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ elevation of T from D। अब D से इधर बना देता हूं,
ये रेक्टेंगुलर फील्ड थी ना आपकी, ये वाला पॉइंट कौन सा था आपका, टी वाला था, ये सी है और ये कौन है, डी। एंगल कितना है ये वाला बच्चों, 90 डिग्री। टी सी आपने कितना निकाल लिया, 33.63 मीटर। डी सी आपने कितना निकाला, 80 अब यहां पर डी वाला पॉइंट लेवल ग्राउंड के ऊपर है, डी वाला पॉइंट कहां पर है, इट्स ऑन द लेवल ग्राउंड। अब डी ने अगर टी की तरफ देखना है तो अपने सर को क्या करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा, एलिवेट करेगा ना, डिवाइडेड बाय ब्रशिंग इज 80.4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 33.63 डिवाइडेड बाय 80.4। तो थीटा कितना आ गया गर्ल्स एंड बॉयज, बताओ मुझे, हाउ मच, 22.69, 22.7, ठीक है। तो दिस इज 22 राउंड करके 7 आ गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक?